डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन कैसे करेंगे? इफ Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2, देन Z1 बाई Z2, तो x1 प्लस i y1 अपॉन x2 प्लस i y2। ठीक। तो अब इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रेशनलाइज कर देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस i y1 अपॉन x2 प्लस i y2 इंटू x2 माइनस y2 और x2 माइनस i y2। सेम ही चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस i y1 x2 माइनस i x1 y2 और माइनस i स्क्वायर y2 y1 होगा। नीचे प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो x2 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 स्क्वायर होगा। अब क्या, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो जहाँ जहाँ i स्क्वायर है उसकी जगह -1 आप रख दीजिए। क्या मिलेगा, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस i y1 x2 प्लस y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन कितना, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यही इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, डिवीजन हो गया हमारा। बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा रहे क्या कि 1 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस i, इसको हमें डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस i, 2 प्लस i अपॉन 2 प्लस i कर सकते हैं। अब डिवाइड कर दीजिए, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू i 3i इंटू 2 6i प्लस 3i स्क्वायर, नीचे 4 माइनस i स्क्वायर होगा। i स्क्वायर की जगह -1 रख दीजिए, तो 2 प्लस 7i माइनस 3 4 प्लस 1, 2 माइनस 3 -1 -1 बाई 5 प्लस 7 बाई 5i। यही इसका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। और एक एग्जांपल लेना, 1 प्लस i अपॉन 3 प्लस i कह दें, क्या हो जाएगा, 1 प्लस i 3 प्लस i 3 माइनस i 3 माइनस i, 1 इंटू 3 माइनस i प्लस 3i माइनस i स्क्वायर, 9 माइनस i स्क्वायर, i स्क्वायर की जगह -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2i अपॉन 10, डिवाइड कर दें तो 2 बाई 5 प्लस 1 बाई 5i। यही क्या हो गया, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत? अक्सर आपसे सिंप्लीफाई करने वाला सवाल पूछता है कि जैसे दे दिया क्या, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस i इंटू 2 प्लस 3i 1 प्लस 2 माइनस i। ठीक, पूछ लिया। देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, अगर z इसके बराबर है हमारा तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम कितना होगा ये बताना। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो तभी निकाल पाएंगे जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x प्लस आई y के फॉर्म में हो। तो आप क्या लिख सकते हैं, z की जगह 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर होगा।
इसको हम रेशनलाइज कर दिए तो 2 प्लस आई 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5 आई 2 प्लस आई अपॉन 5 आएगा। तो -1 प्लस 2/5 प्लस आई 5 प्लस 1/5 तो -5 और 2 -3/5 और 26/5 आई होगा। यही इसका क्या हो गया रियल पार्ट और ये क्या हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा कितना हो गया -3/5 26/5 यानी कि 23/5 यही आंसर हो गया। समझ में आया सबको? तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है सारे ऑपरेशंस हैं हमारे। कि इफ 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस आई प्लस 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक, देन फाइंड x इंटू 1। ठीक, यहाँ भी क्या होगा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, अच्छा ये चीज़ तो भी बताया ही नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं कर सकते हैं ऐसे भी कर दीजिए कोई न विशेष चीज़ नहीं है। सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3i 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई लिखेंगे। इस वाले को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3 प्लस 6i माइनस आई माइनस 2i स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2i प्लस 3i माइनस 3i स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर। इधर कितना आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे 3 2 5 5 प्लस 5i। इधर 2 प्लस 3 5 5 प्लस आई अपॉन 2 होगा। आई स्क्वायर -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ ये प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 5i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक, तो अब दोनों साइड कंपेयर कर लें तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा 5/2 प्लस 5 यानी 15/2। y का मान आ जाएगा 1/2 प्लस 5 यानी कि क्या 11/2। क्या चाहिए x इंटू वाई तो 15/2 11/2 कितना 165/4 यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात सबके? कोई दिक्कत? इसी से अगला इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, दो सम्मिश्र संख्या बराबर कब होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तभी हो सकता है जब उसका रियल पार्ट भी इक्वल हो और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। जब तक दोनों इक्वल नहीं होगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बराबर नहीं कह सकते हैं। मतलब कहें कि इफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 then z1 is equal to z2 if x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। मतलब कह सकते हैं क्या, रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to रियल पार्ट ऑफ z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। ठीक, बहुत जगह इसका यूज़ आएगा। मतलब लगभग 50-60% सवाल में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तो होता ही होता है हमारा। तो कभी भी दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इक्वल दिया है तो इक्वल होने के लिए क्या, दोनों साइड के रियल पार्ट वास्तविक भाग को भी बराबर होना पड़ेगा और दोनों ओर के काल्पनिक भाग को भी बराबर होना पड़े। खाली रियल पार्ट अगर इक्वल है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल आप नहीं कह सकते हैं। केवल इमेजिनरी पार्ट इक्वल है
तब भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। दोनों चीज़ें क्या, जैसे अगर हम ये कह दें, ये जैसे कह दें कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4i इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x कह दे, वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4i, जीरो को हम क्या 0 प्लस i 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोनों बराबर कह रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कह क्या रहा है आपस में बराबर है हमारा। तो बराबर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी 0 हो और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी 0 हो। तो इसको हल करेंगे तो x का मान 1 और 2, ये तो हल करना आता है ना सबको, और इसको हल करेंगे तो x का मान प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक, तो x का मान 1 भी आया है, 2 भी आया है, माइनस 2 भी आया है, लेकिन आंसर केवल क्या होगा, x बराबर 2 होगा। आंसर केवल x इज इक्वल टू 2 होगा, 1x का वैल्यू नहीं होगा। ठीक, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है ना, तो इक्वेशन सॉल्व करने थोड़ी कह रहा, पूछ रहा x का वो मान बताइए जिसके लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो। तो अगर x का मान हम 1 रखते तो 2 1 3 ये तो 0 आ जाता, और ये कितना आ जाता माइनस 3i, तो ये 0 प्लस i 0 के बराबर तो नहीं होगा ना। अगर 1 रखेंगे तो रियल पार्ट तो दोनों साइड का इक्वल होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल होने के लिए रियल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से x का मान माइनस 2 रखते, तो ये माइनस 4 6 4 10 आ जाता, 10 प्लस 2 कितना 12, 12 प्लस 0i, ये भी तो 0 प्लस i 0 बराबर नहीं होगा। अब अगर x का मान माइनस 2 रखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन रियल पार्ट इक्वल नहीं आएगा। x बराबर 2 ही तीनों में, मतलब इन दोनों का कॉमन वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी कि रियल पार्ट भी इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, समझ गए। जल्दीबाजी में अक्सर कहते हैं x का माने तो पूछ रहा है, ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया रहता है कि x बराबर 1 2 माइनस 2, दूसरा दे देगा x बराबर 1 एंड 2 ओनली, तीसरा दे दिया x बराबर 2 ओनली, x या नन ऑफ दिस, इस तरह से हमारा। तो अक्सर ज़्यादा कुछ सोचते समय x का मान पूछ रहा है ना, x का मान तो तीनों आया है, तो फर्स्ट वाला लगा करके चले आते हैं। यहाँ इक्वेशन सॉल्व करने नहीं कह रहा है, x का ऐसा मान पूछ रहा है जिसके लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, तो ये वाला सही आंसर नहीं होगा, केवल क्या होगा x इज इक्वल टू 2 वाला सही होगा हमारा। समझ गए सब लोग, कोई समस्या? पनीर तू तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है साहब क्या? चलो ये कह दिया, इफ x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आई इज इक्वल टू 3 माइनस 5i, देन फाइंड x एंड y, देन फाइंड x एंड y। जल्दी से बताओ करके, यदि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई आई बराबर 3 माइनस 5i, तो x और y का मान क्या होगा? क्या हो जाएगा, 2 सेकंड का सवाल है। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर कितना -5 होगा। रियल को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दें, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो 2x बराबर -2, यानी x बराबर -1। पहले में से दूसरे को घटा दें तो 2y बराबर 8,
तो y का मान कितना 4। मतलब ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होगी, जब x का मान -1 हो जाए और y का मान कितना हो जाए 4 हो जाए हमारा। ठीक है, समझ गए तुम? क्या मंत्र बुदबुदा रही है? हटाओ इसे, तो मिटाऊं क्या, हटा दूं? कल नोट किए थे क्लास वाला सब? तो चलाओ। नहीं चल रहा, जब सुविधा है सारी तो उसका इस्तेमाल करो ना। चलिए, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x for which x square minus x square plus 1 plus I x square minus 5x plus 6 is equal to 0। x का मान बताइए जिसके लिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो जाए। क्या हो जाएगा आंसर? नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के किसी मान के लिए ये दोनों कभी बराबर आ ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है? क्योंकि रियल पार्ट ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस आई 0 ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स से मान क्या आ जाएगा, 2 और 3। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर -1। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 आ ही नहीं, ये तो रियल होना चाहिए ना हमारा। ठीक, तो क्या होगा, इससे 2 3 आया, 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। x का ऐसा मान चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दोनों कभी एक साथ 0 यहाँ हो ही नहीं सकता, दोनों कभी एक साथ 0 होगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कभी बराबर भी नहीं होगा। आया था सबका? एक चीज, two complex numbers whose imaginary parts non-zero are non-comparable। ठीक, कोई भी ऐसा दो सम्मिश्र संख्या जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 के अलावा, इमेजिनरी पार्ट जो हो क्या हो, 0 के अलावा हो, उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर नहीं कर सकते हैं मतलब क्या, उन दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये बता पाना पॉसिबल नहीं है हमारा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना भाई कि 3 हमारा क्या है भाई, 2 से बड़ा है ना। 100 हमारा जो है वो क्या है, 500 से छोटा है। तो ये भी नंबर तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। तो यहाँ तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो हमारा। जैसे हम ये कहें कि 3 + 5i कह दें लेस देन 100 + 500i, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये क्या है,
ये नहीं कि इसका रियल पार्ट भी बराबर करने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 पता चला 100 से भी कम है, 5 है 500 से भी कम है, इसका मतलब ये छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते, ये ना कह सकते हैं कि 50i इज ग्रेटर देन 7i, ये कहना गलत होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है ना, नॉन जीरो है ना। तो कोई भी ऐसा दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो हो उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं की जा सकती है उन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमारा। ठीक, केवल वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या की हम तुलना कर सकते हैं जिसका काल्पनिक भाग जीरो हो। काल्पनिक भाग जीरो हो इसका मतलब क्या, दोनों वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, और रियल नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्या होता है रीजन इसका? जैसे कोई नंबर बड़ा है छोटा है उसके लिए क्या करते थे हम, यही करते थे ना कि 0 1 2 3 -1 -2 है ना। अब दाहिनी तरफ में जो नंबर जितना ज़्यादा दूर पर होगा उतना बड़ा होगा, ठीक, और जो 0 से जितना करीब होगा उतना छोटा होगा। बाईं ओर वही उल्टा हो जाता था जी। इधर अब क्या, जो जितना ज़्यादा दूरी पे होगा उतना क्या बड़ा कि छोटा, छोटा होगा, और जितना 0 के करीब होगा उतना बड़ा हो जाएगा लेफ्ट साइड में हमारा। तो अब लेकिन ये रियल नंबर लाइन है, इमेजिनरी नंबर इस पे मार्क हम कर ही नहीं सकते, जिसमें आई आ गया वो इसमें रख ही नहीं सकते। तो जब उसका कोई जगह ही नहीं है, जब रख ही नहीं सकते हैं, तो हमें क्या पता ऑरिजिन से कौन कितने दूरी पे है हमारा। तो जब यही नहीं बता सकते हैं तो बड़ा छोटा भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अक्सर इक्वलिटी वाला बच्चा को एक आध सवाल कभी कभी पूछ लेता है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा देता है कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा। इसका मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों बड़ा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपैरिजन केवल रियल नंबर का होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, इसको क्या कहते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का। तो संयुग्मी क्या होता है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, is a complex number, then x minus iy is called conjugate of complex number z, complex number z, and it is denoted by z बार। ठीक, किसी भी सम्मिश्र संख्या का अगर संयुग्मी निकालना है तो रियल पार्ट वानी वास्तविक भाग एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करना है, उसका काल्पनिक भाग जो होगा इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज करना। इमेजिनरी पार्ट चेंज नहीं होगा, बस खाली उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं तो यही सिंबल होता है कॉन्जुगेट का। बार लगा है इसका मतलब वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात कर रहा है, संयुग्मी की बात कर रहा है। जैसे अगर हम कहें क्या कि z1 है हमारा 3 - 5y, तो z1 बार करेंगे तो ये 3 + 5i हो जाएगा हमारा। ठीक, 3 का तो 3 ही रहेगा, -5 है तो -5 का +5 हो जाएगा। z2 है हमारा -5 + 4i है, तो z2 बार करेंगे तो क्या होगा, -5 - 4i हो जाएगा। z3 है हमारा -1/2 - 3/2i, तो z3 बार क्या हो जाएगा, -1/2 + 3/2i हो जाएगा। z4 अगर है हमारा 4i, तो 4i 0 + 4i लिख सकते हैं, तो z4 बार करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, -4i हो जाएगा। z5 अगर कहा जाए हमारा क्या
1 है, तो Z5 बार भी करेंगे तब भी वो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं। 1 + 0 i है, तो Z5 बार कहते तो 1 - 0 i आता। ठीक, तो 1 + 0 i को 1 ही लिख सकते हैं, 1 - 0 i को भी 1 ही लिख सकते हैं। मतलब प्योरली रियल नंबर जो होगा, पूर्ण वास्तविक संख्या होगा, उसका कॉन्जुगेट भी वो खुद ही होता है, वो बदला नहीं जाता है हमारा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो केवल आपको क्या करना है, कहीं भी कॉन्जुगेट निकालने की बात आती है तो बस उसका केवल क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जेड बार का बार है तो वापस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो जो है वही आ जाएगा हमारा। जैसे जेड अगर हमने लिया क्या, जेड आपने लिया x + iy, तो जेड बार करेंगे तो क्या आएगा, x - iy हो जाएगा। अब इसका फिर से कॉन्जुगेट लें तो वापस x + iy ही तो हो जाएगा, मतलब वापस कहाँ पहुँच गए, जेड पे ही पहुँच गए। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। जेड + जेड बार बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड - जेड बार बराबर 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो किसके बराबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का 2 गुना होता है, और घटाएंगे तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का 2 आयोटा टाइम्स हो जाएगा। जैसे ले लें जेड अगर हमने क्या लिया, x + iy लिया, ठीक, तो जेड बार क्या हो जाएगा, x - iy हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, x है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, y। सब शकल देख रहा है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, उसमें भी इतना ध्यान, उसमें तो ध्यान देते ही नहीं है, सब आपस में चुगली करते रहते हैं। पंडित जी उधर कथा सुनाते हैं और सब आपस में पंचायत करते रहते हैं। क्या क्या बोल, नहीं प्रसाद तो सब जानते हैं कि आरती होने के बाद ही मिलेगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो z + जेड बार iy कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z ही है ना, रियल पार्ट ऑफ z। अब दोनों को घटा देते तो z - जेड बार करते तो क्या होता है, x कट जाता, iy - iy, तो क्या आ जाता, 2iy हो जाता। y क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग ही तो है हमारा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम जो होगा उसके रियल पार्ट का 2 टाइम्स होगा हमारा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो डिफरेंस होगा उसके इमेजिनरी पार्ट का 2 आयोटा टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं 2 आयोटा टाइम्स होता है हमारा। If z + जेड बार is equal to 0, then z is purely real number, purely real, purely imaginary number, imaginary number। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम 0 तभी हो सकता है यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, पूर्ण काल्पनिक संख्या हो, ठीक, तभी जाकर के दोनों का सम 0 आएगा। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि z + जेड बार बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ z। अभी हमने प्रूफ किया ना कि z + जेड बार बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट ऑफ z + जेड बार क्या दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया है, यानी कि क्या हो गया, 2 रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0।
है ना। अब ये बताओ a गुणा b जीरो कब होता है? जब या तो a जीरो हो जाए या तो b जीरो हो जाए। दोनों में से कोई जब तक जीरो नहीं होगा इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता है। तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, तो या तो 2 जीरो हो जाए या तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए। 2 कभी जीरो होगा नहीं, तो कुर्बानी देगा कौन? रियल पार्ट ऑफ जेड ही देगा ना। ये तो इनकार कर दिया कि हम ना होंगे बेटा, तुमको जीरो होना हो जाओ, हम तो ना होंगे, जो करना है कर लो। ठीक, तो ये जीरो होने से इनकार कर दिया, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? इसको ही जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भी इनकार कर देता तो दोनों का प्रोडक्ट फिर जीरो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर जीरो। और क्या पढ़े थे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट जीरो हो जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर ना। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, इसका मतलब जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। समझ में आई बात? जैसे कोई भी ले लेना, जेड अगर हमने क्या लिया 3i लिया, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो जेड बार करेंगे तो क्या आएगा? -3i आएगा। तो जेड प्लस जेड बार करोगे तो 3i प्लस -3i करेंगे तो ये जीरो आने जाएगा हमारा। क्लियर है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम जीरो तभी आएगा यदि वो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो, अदरवाइज इसका सम जीरो नहीं आ सकता है। समझ गए? कोई डाउट किसी को? जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, देन जेड इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस जीरो तभी आ सकता है, अंतर जीरो तभी आ सकता है यदि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो? प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, पूर्ण वास्तविक संख्या हो। जैसे कि हम बात करें जेड माइनस जेड बार बराबर क्या पर है? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। तो जेड माइनस जेड बार क्या दिया हुआ है? जीरो के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो बराबर। 2 जीरो हो नहीं सकता है, आयोटा जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो होगा कौन? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ही हमारा। मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा जीरो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो है। इसका मतलब क्या? जेड इज प्योरली रियल नंबर। जेड अगर हमने क्या लेते? 7 लेते, प्योरली रियल नंबर है, तो जेड बार करेंगे तब भी तो 7 ही आना। प्योरली रियल नंबर में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा हमारा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या? जीरो आ ही जाएगा। ठीक है? Z1 प्लस Z2 बार बराबर Z1 बार, क्या हो गया जी? Z1 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 प्लस Z2 बार बराबर Z1 बार प्लस Z2 बार। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे आप ऐड करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बाई Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। यहाँ बरसते कि Z2 जीरो के बराबर ना हो। मतलब कुल मिलाकर के जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है कॉन्जुगेट का, ठीक,
तो पहले करें या बाद में करें इससे सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद ऐड करें। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट कर दें तब कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड कर लें तब कॉन्जुगेट लें या पहले कॉन्जुगेट ले लें उसके बाद डिवाइड करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z1 बार इंटू Z2 बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार या 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2। ठीक, मतलब यहाँ दोनों में क्या है, एक में कॉन्जुगेट लगा है, एक में कॉन्जुगेट नहीं लगा है। हमारा Z1 Z2 बार है, यहाँ Z1 बार Z2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में से किसी एक के रियल पार्ट का दुगना होगा, चाहे इसके रियल पार्ट का दुगना होगा चाहे इसके रियल पार्ट का दुगना होगा। तो ऐसा कब होता था, Z प्लस Z बार बराबर ही तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z होता था। तो मान लिया हमने, समझने के तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज यूज होगी। मान लिया Z बराबर Z1 इंटू Z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करने पे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा ना। तो मान लिया इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करने पे क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है। अब अगर इसका हम क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें, तो Z1 Z2 बार होगा, दोनों साइड हमने बार लिया, तो Z बार बराबर क्या हो जाएगा, Z1 बार Z2 बार का बार। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया जाए या पहले कॉन्जुगेट लें उसके बाद अलग अलग तो कॉन्जुगेट कर ही सकते हैं। तो Z बार बराबर Z1 बार इंटू Z2 नहीं हो जाएगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो Z2 बार का बार वापस Z2 पे पहुंच गए। क्लियर है, हो डाउट? अब प्रॉपर्टीज क्या था कि Z प्लस Z बार बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ Z, यही था ना। Z हमने किसको लिया था, Z1 इंटू Z2 बार को। ठीक, तो Z बार क्या आया है, Z1 बार इंटू Z2, 2 रियल पार्ट ऑफ Z यानी Z1 Z2 बार। यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था, नहीं? क्लियर हुआ? मतलब अगर इसको Z लेंगे तो ये Z बार आएगा और इसको Z लेंगे तो ये Z बार आएगा। अगर अब Z, अब तुम इसको मान लेते, Z1 बार इंटू Z2 को मान लेते, तो Z बार क्या आ जाता, Z1 इंटू Z2 बार आ जाता। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। ये Z होगा तो ये Z बार होगा और इसको Z लेंगे तो ये Z बार होगा। और अभी एक प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम जो होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का 2 टाइम्स होता है। तो अगर इसको Z लेंगे तो इन दोनों का सम इसका रियल पार्ट होगा और इसको Z लेंगे तो इन दोनों का सम इसके रियल पार्ट का 2 गुना हो जाएगा। अब समझ में आया सबके? If f of Z is equal to a0 Z to the power n, a1 Z to the power n minus 1, a2 Z to the power n minus 2 up to a। मतलब Z के फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, बहुघातीय फलन है, तब उस केस में f Z बार करेंगे कि क्या आ जाएगा, a0 Z बार टू द पावर n, a1 Z बार टू द पावर n माइनस 1, a2 Z बार पर पावर n माइनस 2 अप टू a। मतलब कुल मिलाकर के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिस फंक्शन या पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो हम Z की जगह Z बार भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो रिलेशन Z फॉलो करेगा Z बार भी उस रिलेशन को फॉलो करेगा ही करेगा आपका। ठीक, तो पहले तो सिंपल सा, कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि इफ Z इज इक्वल टू 1 प्लस i अपॉन 3 माइनस i देन फाइंड
देन फाइंड जेड बार, देन फाइंड जेड बार हमारा, ठीक। तब इसको क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बदलना पड़ेगा, या तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल करके करिए तब कॉन्जुगेट निकालिए। दो तरीके से कर सकते हैं। जेड को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई 3 माइनस आई, 3 प्लस आई 3 प्लस आई लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस आई प्लस 3 आई प्लस आई स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह 1, तो 3 माइनस 1 2 प्लस 4 आई अपॉन 10, मतलब कि जेड क्या आ गया 1/5 प्लस 2/5 आई, तो जेड बार क्या हो गया 1/5 माइनस 2/5 आई, ठीक। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए हैं, पहले डिवाइड कर लिए हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालें। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी किया जा सकता, पहले कॉन्जुगेट निकाल लें उसके बाद डिवाइड करें। पहले जैसे 1 प्लस 3i 3 माइनस आई क्या था, 1 प्लस 3i था, 1 प्लस आई 1 माइनस 3i कि प्लस था, 1 प्लस आई अपॉन 3 ये था। तो अब पहले कॉन्जुगेट निकाल लें, तो ये 1 माइनस आई अपॉन 3 प्लस आई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस आई 3 प्लस आई 3 माइनस आई 3 माइनस आई क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई माइनस 3i प्लस आई स्क्वायर 9 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह -1 करेंगे तो 2 माइनस 4i अपॉन 10 यानी 1/5 माइनस 2/5 आई, ये था ना पिछले में, ठीक है। यहाँ तो पहले हमने डिवाइड कर लिया था, उसके बाद कॉन्जुगेट निकाला था। बाद वाले में पहले हमने कॉन्जुगेट निकाला, उसके बाद डिवाइड करोगे। कोशिश कम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, दोनों से सेम ही टाइम भी लगता है, तो जैसे मर्जी हो आप वैसे कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया क्या कॉन्जुगेट आपका। कल हम लोग का पढ़ेंगे क्या, कल क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस। आर्गुमेंट में भी लेट है, पहले मॉडुलस पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तब जब ज्योमेट्री पे आएंगे तो वहाँ आर्गुमेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे उसका कोणांक के पहले मापांक भी तो पढ़ना पड़ेगा, कोणांक के पहले मापांक भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए 1 2 3